सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। हमारे महान कथाकार उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो प्रेमचंद एक महान कथाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कथाकार उपन्यासकार हैं जिन्होंने गरीब मजदूरों, किसानों और सच्चाई को हमारे सामने दिखाने का प्रयास किया है और एक से एक ऐसी कहानियां हमारे सामने प्रस्तुत की हैं जो हमारे लिए शिक्षा का स्रोत बने हैं। और यहाँ पर बड़े भाई साहब पाठ में उन्होंने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से लेखक अपने बड़े भाई साहब के माध्यम से हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और एक करारा व्यंग करते हैं रटंतु विद्या के ऊपर, कि जो रट करके पढ़ते हैं, रट के पढ़ना और दिन रात पढ़ना, किताबी कीड़ा बनना अर्थात दिन रात पढ़ाई करना परंतु फिर भी सफलता हासिल ना होना, क्या कारण हो सकता है। इस पाठ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने बच्चे के मनोविज्ञान को दिखाया है कि किस प्रकार से बच्चों के मानसिक रूप में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है खेलने का, पढ़ने का, और जो भी वो अपने जीवन में कार्य करते हैं, दिनचर्या में अनुपालन करते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब में लेखक के बड़े भाई लेखक से 5 साल बड़े रहते हैं और लेखक से 3 दर्जे ऊंचे रहते हैं और लेखक का भाई 9वीं दर्जे में अर्थात 9 क्लास में रहते हैं, परंतु वो दिन रात पढ़ते हैं, अध्ययनशील प्रवृत्ति के इंसान रहते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर के रात तक 4 बजे सुबह से लेकर के पूरे रात तक पढ़ाई करते हैं। और दूसरी तरफ लेखक को पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और हमेशा ध्यान खेल के मैदान में रहता है और हमेशा पतंग उड़ाना और फुटबॉल खेलना, गुल्ली डंडा खेलना इत्यादि में उनका ध्यान आकर्षित होते रहता है। और ये सब देखते हुए लेखक के बड़े भाई उनको डांटते हैं और हमेशा एक ही सवाल करते हैं कि कहाँ गए थे जब वो खेल करके आते हैं। तो लेखक वहाँ पर चुपचाप हो जाते हैं और डर जाते हैं, लेकिन उनके मुँह से कुछ भी उत्तर नहीं निकलता है, वो सहम जाते हैं और डर के मारे कुछ नहीं कहते हैं। और लेखक के बड़े भाई उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे उपदेश देते हैं। जैसे वो कहते हैं लेखक को कि पढ़ाई इतना आसान काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई करना बहुत मुश्किल काम है, ऊंचे क्लास में जाने से जिम्मेदारियां भी बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। जैसे कि वो अपना उदाहरण देते हैं कि मैं एक ही क्लास में 3-3 साल तक पढ़ता हूँ फिर भी सफलता नहीं मिलती है, तो तुम कैसे सोच लेते हो कि तुम बिना पढ़े हुए ही पास हो जाओगे। और वो कहते हैं कि परीक्षक इस प्रकार के प्रश्न देते हैं कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखें, जो निबंध 4 पेज से कम का ना हो, ये समय की पाबंदी कैसी। जब गणित में कुछ सवाल में अ ब ज की जगह जब विद्यार्थी अ ज ब लिख देते हैं तो परीक्षक उनके नंबर काट देते हैं। जब पढ़ते हैं इतिहास में तो हेनरी फर्स्ट, सेकंड, द्वितीय, तृतीय इत्यादि जब आते हैं तो अगर हेनरी द्वितीय की जगह तृतीय लिख दिया जाए कि किस के समय में कौन सी घटना घटी थी, उसमें भी नंबर काट दिए जाते हैं। और यहाँ पर लेखक के बड़े भाई कहते हैं कि उनको क्या नाम भी नहीं सोचते थे कि एक के नाम में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम लगाते थे। इससे बच्चों को नाम याद करने में कि किसके समय में, किस हेनरी के समय में कौन सी घटना घटी, ये भी वो याद नहीं रख पाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई करना बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान भी नहीं है। और लेखक के प्रति वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि वो पठन पाठन पर ध्यान दे। फिर लेखक इन उपदेशों से पूरी तरह से प्रोत्साहित हो जाते हैं और प्रेरणा पाते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि बहुत ही मन लगा कर पढ़ूंगा। फिर वो एक टाइम टेबल बनाते हैं लेखक और उसमें वो सुबह 4 बजे से लेकर के रात तक पूरा टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें कि खेलने कूदने का कोई
समय नहीं रहता है और सिर्फ पढ़ाई जैसे कि गणित, हिंदी, विज्ञान इत्यादि सारे सब्जेक्ट को ले आते हैं। अपने मनोरंजन का भी कोई उसमें रूटीन नहीं रहता है और ना ही खेल कूद का रहता है, और दूसरे दिन से ही उस रूटीन की धज्जियाँ वो उड़ाने लगते हैं और उस रूटीन का अनुपालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो टाइम टेबल इतना हार्ड रहता है क्योंकि उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें मनोरंजन और खेल कूद तो रहता ही नहीं है। और लेखक को सिर्फ खेल कूद करना अच्छा लगता है, फिर वो खेलने चले जाते हैं। फिर इसी तरह से फिर परीक्षाएं आती हैं, उसके बाद फिर बड़ा भाई भी परीक्षा देने जाते हैं और बड़े भाई जब रिजल्ट घोषित होता है, बड़े भाई पुनः फेल हो जाते हैं, छोटा भाई फिर लेखक पास हो जाते हैं। फिर इसी तरह से दोबारा फिर परीक्षा आती है, फिर भी लेखक खेल कूद करके किसी तरह से फिर वो अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं और लेखक के बड़े भाई फिर फेल हो जाते हैं। इसी क्रम में लेखक के बड़े भाई की कक्षा में लेखक आ जाते हैं, दोनों समकक्ष पहुंच जाते हैं। उस समय लेखक के मन में थोड़ा सा अभिमान आ जाता है कि मैं तो अब अपने भाई के बराबर में आ गया हूं, अब मेरे भैया तो मुझे नहीं डांटेंगे। और फिर वो खेलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होने लगते हैं और खेलने जाने लगते हैं। उसके पश्चात वो पतंग के पीछे भागते हुए दौड़ते चले जाते हैं। तब वहाँ पर उनके भाई अचानक आ जाते हैं और उनको डांटते हैं और उनको कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम जितना भी पढ़ लिख लो, जितना भी आगे क्लास में चले जाओ या मेरे समकक्ष आ जाओ, लेकिन मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और मैं तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा। तजुर्बा मुझे ज़्यादा है तुमसे, तुम्हें जीवन का अनुभव नहीं है। और जिस तरह से हमारे दादाजी, हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जीवन का तजुर्बा उन्हें हम लोगों से ज़्यादा है, वो अनपढ़ है, तो क्या हुआ, तो मैं तुम्हें डांटने का पूरा अधिकार रखता हूँ और मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। फिर लेखक थोड़ी शर्मिंदा हो जाते हैं और थोड़ी शर्म महसूस करते हैं अपने भाई के सामने कि उन्होंने अपने मन में एक गलत धारणा बना ली थी कि अब वो समकक्ष कक्षा में आ गए हैं तो भाई उन्हें नहीं डांटेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पाठ के माध्यम से बच्चों के मनोविज्ञान का बहुत ही सहजता के साथ लेखक ने विश्लेषण किया है कि एक बच्चे को क्या चाहिए, एक बच्चे को शिक्षा के साथ क्या क्या चाहिए। सिर्फ पढ़ना लिखना ही काफ़ी नहीं है, पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूद और भी जो भी गतिविधियां बच्चों को पसंद है वो करना जरूरी है, नहीं तो बच्चे मानसिक रूप से कुंठित होने लगते हैं। लेखक के बड़े भाई अपने आप को लेखक के सामने बड़े बनने के लिए वो इन सब से दूर रहते हैं और वो खेलते कूदते नहीं हैं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही ध्यान देते हैं, किताब का कीड़ा बन करके रह जाते हैं। और इसका प्रभाव क्या होता है, वो सफल नहीं हो पाते हैं, वो परीक्षा में पास नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लेखक खेल के कूद के भी अच्छे नंबर हासिल कर लेते हैं और कम पढ़ाई में भी वो ज़्यादा हासिल कर लेते हैं। इससे इस पाठ के माध्यम से हमारे समाज में रटंत विद्या पर करारा प्रहार किया गया है कि रट करके कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा इतने घंटे पढ़ने से वो ज़्यादा नंबर ले आएगा। कोई बच्चा अगर 1 घंटा भी पढ़ता है लेकिन वो मन लगा करके पढ़ता है और 1 घंटा का सदुपयोग करके सारा चीज़ को अगर वो समझ जाता है तो उतना ही उसके लिए काफ़ी है, बल्कि 5 घंटे पढ़ने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई 5 घंटा पढ़ता है लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाता है, लेकिन 1 घंटा में वो क्वालिटी एजुकेशन पाता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाता है, तो इसे लेखक ने महत्वपूर्ण माना है। और इस पाठ के माध्यम से ये भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो, परंतु जीवन का अनुभव उन्हें ज़्यादा होता है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमारे सामने रटंतु विद्या और शिक्षा पद्धति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए, पढ़ाई लिखाई में क्या जरूरी है, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को पढ़ने के साथ साथ उन्हें खेलने का भी अवसर प्रदान करना चाहिए। लगातार बच्चे पढ़ने से मनोवैज्ञानिक रूप से कुंठित होने लगते हैं, तो उन्हें थोड़ा अंतर देने की आवश्यकता है, बीच बीच में उन्हें थोड़ा आराम देने की आवश्यकता है, थोड़ा उन्हें खेलने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने मनोरंजन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी वो पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम इस उदाहरण से देखते हैं कि लेखक खुद अपने जीवन से हमें उदाहरण देते हैं कि बड़े भाई साहब
जो उनके बड़े भाई रहते वो दिन रात किताबी कीड़ा बनने के बावजूद भी वो एक ही क्लास में 3-3 बार फेल होते हैं, और लेखक खेलते हैं, घूमते हैं और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के पश्चात भी थोड़ा सा पढ़ के भी बहुत ज़्यादा हासिल कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करना है, लेकिन ध्यान को केंद्रित करते हुए पढ़ाई करना है और रटंत विद्या को नहीं अपनाना है, बल्कि समझ के पढ़ाई करना है, किसी भी चीज़ को समझना है। तो इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने लेखक ने एक शिक्षा पद्धति पर, रटंत विद्या के शिक्षा पद्धति पर करारा प्रहार किया है और बच्चों के मनोवैज्ञानिक समस्या को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है सभी बच्चे इस पाठ को समझे होंगे। धन्यवाद।